हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर 8, जिसमें हम बिरजू महाराज से साक्षात्कार चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे, वो भी सरल शब्दों में। ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने चैप्टर की व्याख्या की थी, तो भाग 1 की व्याख्या आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही सरल और समझ से हम अपनी समझ से देंगे। चलिए पाठ से मेरी समझ से। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? तो देखो, उन्होंने परिवर्तन इसलिए किया था कि क्या वे गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा को परखना चाहते थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, है ना। तो अब हम इस साथ में रीजंस भी देंगे। वे नृत्य के प्रति शिष्य की लगन व समर्पण को जांचना चाहते थे। अब इसके लिए यदि मैं बोलूं कि इस तरह की वो क्यों थे, तो इसका कारण मैं यहाँ पर दूंगी स्पष्टीकरण कि बिरजू महाराज ने कहा कि वे कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद ही शिष्य की सच्ची लगन देखकर ही गंडा बांधते हैं, ऐसा पाठ में दिया गया है। और इससे भी पता चलता है कि वे शिष्य के समर्पण और लगन को ही महत्व देते थे, ना कि भेंट कि शिष्य उन्हें क्या दे रहा है, मतलब पैसे दे रहा है या सामर्थ्य। परंपरा की औपचारिकता को नहीं देते थे वो, उनको ये देखना होता था कि वो कितनी लगन से मेहनत से सीख रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? तो बच्चों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, पहले क्वेश्चन समझिए कि जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए थे? तो बिरजू महाराज में के जीवन में एक तो पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा था, ये तो आए थे बिल्कुल। ये तो हमने पाठ में नहीं पढ़ा था इसके बारे में। किसी विशेष समय में घर में सुख समृद्धि थी, यस, ये उतार किसी विशेष समय में थी, यानी एक टाइम था जब उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से था। तो ये सारे हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में बताया है कि बिरजू महाराज ने कि उनके पिता के देहांत के बाद आर्थिक तंगी आई, जिससे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और साथ ही शुरुआती जीवन में हवेली और सिपाहियों के साथ सुख समृद्धि भी थी। तो अन्य विकल्पों का पाठ में स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो हमारे यही 2 राइट आंसर्स हैं इसके अंदर। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? तो बिरजू महाराज के अनुसार भाई वो क्यों कह रहे हैं कि बच्चों को जो है लय के साथ जो है नॉलेज होनी चाहिए? तो इसका जो है सही उत्तर हमारा क्या होगा कि कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। और कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका स्पष्टीकरण आइए देखते हैं। स्पष्टीकरण में है हमारा, बिरजू महाराज ने कहा है कि लय के साथ खेलना बच्चों को अनुशासन और संतुलन सिखाता है और यह उनके बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कला को एक खेल के रूप में भी देखा जिसमें सीखने के कई अवसर हैं। अगला देखिए, मिलकर करें मिलान। इसके अंदर जो है यहाँ पर शब्द संदर्भ अवधारणा दिए गए हैं कि कर्नाटक की संगीत शैली है, आपको पहचानना है। तो इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट का जो है हमारा सेकंड इज आवर राइट आंसर कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली, जो कर्नाटक की संगीत शैली के बारे में ही बात हो रही है ना, तो ये इससे मैच करेगा। सेकंड का हमारा है सिक्स्थ, ठीक है, कि घराना क्या होता है? एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्यों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या 6 है। हाँ बच्चों, नहीं, ये इसका राइट आंसर ये वाला नहीं होगा जो मैंने अभी बताया। सेकंड का देखो घराना है ना, तो घराने का जो राइट आंसर होगा हमारा 4th होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 4th होगा। घराना क्या होता है? हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की एक परंपरा होती है। घराना का संबंध मोस्टली परंपरा से होता है, जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। अब देखो थर्ड, देखो शास्त्रीय संगीत, इसका हमारा राइट आंसर 1st होगा कि ये एक भारत के प्राचीन गायन, वादन, गीत, नृत्य, अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व है, इसमें नियमों की प्रधानता होती है। 4th का हमारा जो होगा हिंदुस्तानी संगीत शैली, ये 6th होगा। ठीक है। कंछेदन हमारा है 3rd कि इसमें 16 संस्कारों में से क्या कान छेदे जाते हैं ना, वही। ठीक है। लोक नृत्य हमारा लास्ट ही बचा है हमारा, तो दिस इज आर 6th का हमारा होगा 5। तो ऑल दीज आर द राइट ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए शीर्षक में है, इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। टाइटल जो है, यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे और ये क्यों आपने दिया?
तो हम इसका नया शीर्षक देखो कुछ भी दे सकते हैं इसमें, मतलब जो डिपेंड करता है चैप्टर की पूरी व्याख्या से। एक तो हम दे सकते हैं जैसे कथक के महाराज बिरजू महाराज की कहानी, ये भी दे सकते हैं, या पद्म विभूषण बिरजू महाराज भी दे सकते हैं, है ना, या बिरजू महाराज जी की सफलता की कहानी भी दे सकते हैं। अब इसका कारण भी बताना है आपको कि शीर्षक बिरजू महाराज की कथक में महारत और उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी को भी दर्शाता है। यह आकर्षक और प्रासंगिक है जो पाठकों का ध्यान खींचेगा। ठीक है, प्रासंगिक मतलब रियलिस्टिक है। पद्म विभूषण बिरजू महाराज अगर हम दे रहे हैं, ये वाला नाम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं कि इसलिए देता क्योंकि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विविध क्षेत्रों में असाधारण सेवा अथवा उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्योंकि बिरजू महाराज ने कथक के क्षेत्र में अपना अमूल्य और असाधारण योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें यह गरिमामय सम्मान क्या है, मिला है। आगे देखो, पंक्तियों पर चर्चा। इसमें साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है, और आपको इनका अर्थ समझ में आया तो अपने विचार भी लिखने हैं। तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। तो भाई ये बात जो है बिरजू महाराज के चाचा ने उनसे कहा था, जब कही थी कि जब वो नौकरी के लिए भी बोल रहे थे कि भाई अगर नौकरी करने से उनका ध्यान नृत्य से हट जाएगा तो वो कथक में पूर्ण रूप से भाई विकसित नहीं हो पाएंगे। तो अब इसके ऊपर विचार भी बताए थे। तो ये वाक्य जो है दर्शाता है कि कला के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। नौकरी जैसे अन्य कार्य कला की साधना में क्या है, बाधा बन सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ना प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में पर्सन नौकरी में ही उलझ कर रह जाएगा। इसलिए बिरजू चाचा जी के महाराज जी के चाचा जी ने ये बात कही थी। लय हम नर्तकों के लिए देवता है, लय हम नर्तकों के लिए देवता है। तो लय को नर्तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। जो लय होती है यानी कि जो बीट्स जो धुन में होती है, जैसे कोई देवता, जिस प्रकार देवता के प्रति आराधना करते समय पूरी लगन और निष्ठा समर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नृत्य में लय ही उसकी विशिष्टता है, यानी कि मेन है। नर्तकों को लय को देवता तुल्य मानकर साधना करनी पड़ती है। और इससे संबंधित विचार क्या है कि यह वाक्य लय की महत्ता को दर्शाता है जो नृत्य को सुंदर और संतुलित बनाती है। लय के बिना नृत्य क्या है, अधूरा है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। तो अब इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नृत्य केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, इसमें मन का ध्यान और तपस्या जैसी मेहनत भी शामिल है। नृत्य शरीर के माध्यम से किया जाता है। नृत्य में तपस्या और ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शरीर को ध्यान और तपस्या का साधन कहा गया है। विचार इसमें क्या बताना है आपको कि वाक्य नृत्य को एक आध्यात्मिक और समर्पित कला के रूप में प्रस्तुत करता है जो कि साधना की तरह है। अगला है, कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है चिराग की लौ के समान। तो कथक में गर्दन की हल्की और कोमल गति को चिराग की लौ की तरह सुंदर और नाजुक बताया गया है। जिस प्रकार चिराग की लौ बहुत ही मधुरता से धीरे धीरे लय के साथ जलती है, उसी प्रकार कथक नृत्य करते समय नर्तक अपनी गर्दन को बहुत धीरे से मधुरता और नजाकत के साथ हिलाता है। और इससे संबंधित विचार क्या आप प्रस्तुत करेंगे कि यह वाक्य कथक की कोमलता और सौंदर्य को दर्शाता है जो इसे अन्य नृतकों से अलग बनाता है। सोच विचार का पहला प्रश्न है कि साक्षात्कार को एक बार हमें पुनः पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए। कि भाई औपचारिक प्रशिक्षण तो भाई उनके गुरुजी जो थे बाद में बने, बट पहले से कैसे सीख गए। तो बिरजू, जैसे हम जानते हैं कि बिरजू महाराज ने औपचारिक प्रशिक्षण से पहले घर की कथक माहौल में देख देख कर कथक सीखा। उनके पिता, चाचा और परिवार में कथक का अभ्यास होता था, जिससे वे छोटी उम्र में ही नवाब के दरबार में नाचने लगे थे। तभी तो उनकी माँ ने उनके जो गुरु की जो परंपरा थी उसमें जब उन दक्षिणा दी तो जो है उनके जो कथक के नृत्य से जो 2 बार की उनके जो पैसे आए थे वो दिए थे। अब नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है। तो संगीत की समझ नृत्य के लिए ज़रूरी है क्योंकि नृत्य में लय और ताल का विशेष महत्व है। बिरजू महाराज ने कहा कि लय नृत्य को सुंदरता और संतुलन देती है। अगर नृतक को सुर ताल की समझ हो तो वह गलत लय को पहचान सकता है और नृत्य को बेहतर बना सकता है। बट जब उसको पता ही नहीं होगा बीट कैसी है या लय कैसी है तो वो गलत लय पे नृत्य करेंगे। अब देखो, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी। तो बिरजू महाराज को जैसे हमने पाठ पढ़ा था, मशीन और यंत्रों में रुचि थी। वो पेचकस और छोटे औजार रखते थे और पंखा, फ्रिज जैसे मशीनें ठीक करते थे। और उन्हें चित्रकला में भी रुचि थी जो उन्होंने अपने किस्से बेटी और दामाद से सीखी थी और उन्होंने लगभग 70 चित्र बनाए।
बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा रुचियों के बारे में अभिभावकों से यानी कि पेरेंट्स से क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि भाई बिरजू महाराज ने अभिभावकों से कहा है कि अगर बच्चे को संगीत या नृत्य में रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। कला एक खेल की तरह है जो अनुशासन, संतुलन और बौद्धिक विकास सिखाती है। उन्होंने बच्चों को संगीत सीखने की सलाह दी क्योंकि यह मन की शांति के लिए ज़रूरी है। बच्चों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर ज़रूरी होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। हुनर एक ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वक्त पड़ने पर हमेशा काम आता है। पाठ में सुन प्रसंगों की पहचान कर उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो यस, बहुत सारी बातें थी। हम बताएंगे कि जैसे कि निम्नलिखित थी, वे नृत्य के साथ ही बजाते और गाते भी थे, इसके अतिरिक्त नाटिकाएं और संगीत भी तैयार करते थे। उन्होंने कथक की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अपने परिवार की विरासत को संभालते हुए प्रस्तुतिकरण का एक नया रूप प्रदान किया। ये नहीं कि भाई जो उनकी परंपरा चली आ रही थी एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करा, उन्होंने उसमें अपने नए एक्सपीरियंसेस डाले। इसी प्रकार उन्होंने जो टैगोर और त्यागराज आदि जैसे जो मॉडर्न कवि थे उनकी रचनाओं को लेकर भी उन्होंने कथक रचनाएं तैयार की। उन्होंने बहुत ही छुटपन से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। उनके चाचा ने उनके हाथ की कला और तबले की धुन की लय को पहचाना और उन्हें तबला बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 वर्ष का होते होते वे हारमोनियम भी बजाने लगे और वे फिल्मी गीतों पर भी गाते और खूब नाचते। परिवार से उन्हें इसके लिए सदैव क्या प्रोत्साहन मिलता। मशीनी कामों में भी उनकी रुचि थी। वे पंखा, फ्रिज आदि स्वयं ठीक कर लेते थे। उनका कहना था कि अगर मैं नर्तक होता तो शायद मैं इंजीनियर होता। और अपनी बेटी दामाद को देखकर बिरजू महाराज को पेंटिंग बनाने का शौक भी हो गया था। और जब उनका मन होता तो वो क्या करते, पेंटिंग भी करते। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ें उन्हें पहले से पता थी और इसके अलावा वो नए हुनर के लिए भी अपने आप को ओपन रखते थे, यानी कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी। आई थिंक वी शुड बी ऑल्सो लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी माँ का बहुत योगदान रहा। बच्चों, यह मैं आपको बताना चाहूँगी, ना केवल बिरजू महाराज जी को ऊंचाइयों में पहुंचाने का उनकी माता जी का योगदान था, बल्कि आप सबको भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपकी माँ का योगदान है। देखो ना, आप अभी पढ़ रहे हो तो आपकी माता जी आपके लिए किचन में काम करती हैं, आपको अच्छा व्यंजन बना कर देती हैं, आपके सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। संघर्षों के दौर में उनकी माँ सदैव उनकी सहयोगी बनी रही है। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट आने पर माँ और बेटे ने बड़ी मुश्किलों से गुजारा किया। वे पुरानी जरी की साड़ियों को जलाकर उनके सोने चांदी के तार निकालकर बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रम से कभी कभी पैसा आ जाता था, किंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आईं कि एक ही समय खाना मिल पाता था, किंतु फिर भी उनकी माँ उनका हौसला बढ़ाती और कहती, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी मिले पर अभ्यास ज़रूर करो। बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। तो अब यहाँ पर बिरजू महाराज की बहनों को कथक नहीं सिखाया, उन्होंने अपनी बहनों को कथक नहीं सिखाया, किंतु उन्होंने अपनी बेटियों को खूब कथक सिखाया। उनका कहना था कि लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई अन्य हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वह लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा का समान अवसर देने के पक्ष में थे, यानी कि एक तरह से भी मेल डोमिनेटेड कंट्री है जो हमारा इंडिया का, उनकी सोच वैसी नहीं थी। उन्होंने लड़कियों के लिए एक अलग ही सोच रखी। अब शब्दों की बात में पाठ में कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और वो कह रहे हैं कि इन शब्दों पर आपने ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे यानी कि जो मेन वर्ड है आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनता है, तो इससे शब्द के अर्थ में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। तो शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, मैंने उपसर्ग की वीडियो भी डाली हुई है, आपको मेरी ग्रामर की व्याकरण की नीचे चैनल में प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप उपसर्ग को समझ सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल्ड में समझाया हुआ है। आप देखो, मैं पहले आपको समझा दूँ कि उपसर्ग क्या होता है। अब जैसे देखो, इसमें जो आपको वर्ड दिख रहा है तो ये जो लगा हुआ है ये हमारा उपसर्ग है, और ये जो मूल शब्द है, मूल शब्द यानी कि इसके अंदर ऐड हुआ है हमारा तो ये क्या बन गया, अदृश्य, एक नया शब्द बन गया। उपसर्ग हमेशा याद रखना शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। अब यहाँ पे देखो, आवरण में आ है और वर्ण है हमारा मूल शब्द। प्रशिक्षण में प्र हमारा उपसर्ग है और शिक्षण क्या है, मूल शब्द। तो यहाँ पे ए आ प्र क्या है, उपसर्ग है। और जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं यानी कि एंड में, जो एंड में जुड़ते हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और एंड में जुड़कर वो मूल शब्द के अर्थ में क्या लाते हैं, नवीनता लाते हैं। यानी कि जब किसी शब्द के एंड में कोई शब्द जुड़ता है और एक नया सेंस यानी नया परिवर्तन करता है तो वो क्या होता है, नए शब्द बनता है, तो नया अर्थ बनेगा, उसका कोई और मतलब निकलेगा। तो जैसे कि आओ प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि अब यहाँ देखो, सीमित, सीमा, इत। अब इन तीनों वर्डों को ध्यान से देखो, मेन ये बना है प्रत्यय जोड़कर। अब अगर मैं सीमा में इत लगा दूं, सीमा,
तो ज़्यादातर ना इसमें आपको ना ध्वनि पे ध्यान देना होता है। अब देखो इसको बोलकर देखो, मैंने बोला सीमित, इत की आवाज़ आ रही है ना एंड में, तो ये इत निकल गया और मूल शब्द क्या बच गया इसमें, सीमा। तो इसमें सीमा तो मूल शब्द हो गया और इत हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो इसमें से क्या होता है, हमें सेपरेट करने के लिए भी आते हैं। ऐसे ही देखो सुंदरता, तो बोलकर देखेंगे तो ता निकल गया, सुंदर आ गया। जो इधर वाला वर्ड है ना बच्चों, जो हमें मिलेगा उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अब जैसे देखो कई बार आप ना थोड़ा गलत बना देते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको गाइड करना चाहूँगी कि जैसे कई बच्चे मान लो फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि कैसे मैं सेपरेट करूँ, तो अब जैसे सीमित को ले लेते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे बना देते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि उनको अलग करने के लिए आया, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे करके लिख दिया। उनको उनके दिमाग में बात है कि भाई एंड वाला वर्ड प्रत्यय है, तो सीमी करके त करके आ गए, ठीक है। और फिर क्या बोलेंगे, हमने तो भाई लास्ट वाला वर्ड बोला था, हमने तो परिभाषा में यही पढ़ा है। पर यहाँ ध्यान देना, मैं कैसे बताऊंगी आप चेक करोगे। जो ये वाला मूल शब्द होता है ना आपका प्रत्यय को सेपरेट करने के बाद, इसका आप इसको पढ़ के देखना कभी, अगर इसका कोई मतलब निकल रहा है तब तो वो आपका प्रत्यय है। ऐसे ही उपसर्ग के सेंस में भी करना है। अब जैसे देखो सीमी है, सीमी, तो सीमी क्या है, सीमी क्या है, कुछ शब्द है नहीं पता चल रहा ना, तो जब भी हमारे कोई शब्द जो अर्थ की सेंस ना दे रहे हो तो समझ जाओ वहीं पे कि आपने गलत बनाया। तो ऐसे है ना, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अब, ठीक है, कि वो सही है या गलत है। आप देखो जैसे आगे भारतीय, भारतीय में देखो जैसे भारतीय, ई की आवाज आ रही है, तो ये निकल गया भारत, भारत, ठीक है। तो भारत देखो, ये जितने भी शब्द आपको दिखेंगे ना इनका अर्थ होगा। सामूहिक में समूह, समूह मतलब ग्रुप, एक हो गया। तो ये सारे क्या है, प्रत्यय है। होप सो, आशा करती हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो पाठ में दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ठीक है। जैसे आजीविका में आ हो गया और जीविका, ठीक है। प्रशिक्षण में प्र हो गया, आधुनिक में आ हो गया। पारंपरिक इक आया है, तो इक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इक, जैसे मैंने अभी बताया पारंपरिक इक प्रत्यय है। शास्त्रीय ई है, अब ये बड़ी ई है, देखो ये बड़ी की मात्रा है हमारी, इसलिए यहाँ पे हम जब इसको करेंगे प्रत्यय निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नीचे दो तबले हैं यहाँ पर, ठीक है। एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय हैं, तो दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर और यहाँ से देखकर आपको, तो जैसे मैंने यहाँ पर टेबल में बनाया, वीडियो को पॉज करके इसको गैस कर सकते हैं। मैं पहले दो समझा देती हूँ फिर आप कर लेना। देखो जैसे यहाँ से हमने उठाया आ और यहाँ से हमने क्या उठाया, गमन, आगमन, दो बन गए, ऐसे प्लस करके हमने दिखा दिया। याद रखना जो आगे वाले बन रहे हैं वो हमारे उपसर्ग है, ठीक है। एक मैं प्रत्यय वाला बता देती हूँ। अब जैसे देखो मैंने यहाँ से उठाया एक, ठीक है, और यहाँ से मैंने उठा लिया श्रम, तो श्रम बन गया हमारा मूल शब्द, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ क आएगा, श्रमिक, ठीक है। तो ये हमारा बन गया श्रमिक, इक की आवाज़ आ रही है ना। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके देखो और खुद से बना सकते हो। और मैंने बच्चों जो उपसर्ग और प्रत्यय की डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने आपके लिए ना एक एक्सरसाइज भी डाली हुई है, तो जिसमें आप उसको बहुत अच्छे से ऑप्ट करोगे। उसमें MCQ भी डाले हुए हैं मैंने, तो आपको कॉन्सेप्टैलिटी अच्छी हो जाएगी उससे, उसको ज़रूर देखना। आगे देखो आप कि शब्दों का प्रभाव, इसमें वो क्या कह रहा है शब्दों के प्रभाव में। पाठ में आए नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द इतना हटाकर वाक्य यहाँ पढ़िए आएगा, पढ़िए, ये मात्रा यहाँ से हटेगी, यहाँ आएगी। पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। तो अब देखो इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना हटाने पर वाक्य का जो है प्रभाव बदल जाता है। तो इतना शब्द कला की विशिष्टता और प्रभाव को अधिक गहराई से व्यक्त करता है। इसे हटाने से वाक्य का प्रभाव हल्का हो जाता है और कथिकों की कला की महत्ता कम प्रतीत होती है। अब जैसे देखो, जिन डब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे वे अब खाली पड़े हैं। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ दिखाए गए हैं। भेंट मिलने पर ही, ये जैसे देखो, ही गंडा बांधूंगा। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूँ। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर इतना शब्द को हटाकर उससे हमारे शब्द में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था बच्चों, जैसे इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से भी कुछ वो करने हैं, तो शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाने हैं। तो देखो
मंचन है, जैसे ये रह गया था हमारा। मंचन में देखो जैसे हम मूल शब्द क्या करेंगे, मंच हो गया और प्रत्यय हमारा हो गया न, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, वाक्य इस पे क्या बनाएंगे कि उनका कथक नृत्य मंचन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। तो आप मंचन पे और भी बना सकते हो। अब एक उपसर्ग वाला ले लेते हैं। अभिनय में देखो अभी हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया और नए, ठीक है, नए हमारा क्या है, मूल शब्द। तो उसके नृत्य में अभिनय की अद्भुत झलक होती थी। अब आगे मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ उसे ध्यान से देखना, कुछ चीज समझाऊंगी आपको। कला का संसार, ठीक है। बिरजू महाराज कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए गए हैं। तो इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखें कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। तो कथक की प्रस्तुतियों में आए परिवर्तन इस प्रकार से, अभी क्या क्या परिवर्तन आए हैं आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और बिना पॉइंट्स के भी इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई देखो, एक तो मंच के रूप में विकास हुआ कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि दरबार और मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब क्या नाट्य में होने लगा है। कथावाचन का समावेश, बिरजू महाराज ने कथक के भाव और अभिनय के साथ कथावाचन जोड़ा, जिससे नृत्य की प्रस्तुति और अधिक प्रभावशाली बन गई। नए विषय वस्तु का चयन, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, समकालीन विषय जो अभी करंट रिलेवेंट चल रहे हैं उसमें कथक को शामिल करा। लाइटिंग और संगीत में प्रयोग, मंच पर रोशनी, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होना चाहिए, तकनीकी टेक्निकल प्रभाव, उनको आकर्षक जो है बनाया गया। दर्शकों से संवाद, बिरजू महाराज ने कथक को केवल देखने की कला ना बनाकर दर्शकों से जुड़ने की कला बना दिया। वे दर्शकों को समझाते, मुस्कुराते और भावों से जोड़ते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है। बेटा इसको आप सब प्लीज अपनी बुक में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो इसके बारे में, लोक नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य विशिष्ट प्रादेशिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रादेशिक का मतलब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी जो किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट या एरिया से रिलेटेड हो। लोक नृत्य प्राय सरल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, इनके लिए मतलब एक अलग से कोई आपको ऑफिशियली ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती और इसकी प्रस्तुति आम लोगों द्वारा की जाती है। जैसे कि ये देखो आप चित्र में देख रहे हैं, ये कालबेलिया राजस्थान का है ना, घूमर हो गया। लोक नृत्य लोकप्रिय और मनोरंजक होते हैं, इन्हें त्योहारों, पारिवारिक उत्सवों आदि में क्या है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आप इसकी और सूची आप नेट से भी ले सकते हो। आगे देखिए, ये सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ये बताइए, आपके लिए एक सरप्राइज है, वो ये कि ये मेरी फ़ोटो है। यस, ये मैं भी लोक नृत्य करती थी पहले। दिस इज़ माई फ़ोटो और मैंने अपनी फ़ोटो डाली आपको दिखाने के लिए। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, ये तब की है। तो दिस इज़ वन ऑफ माय लोक नृत्य फ़ोटो। अब आगे देखेंगे, चलिए। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या हैं। भांगड़ा जो पंजाब का है, गरबा गुजरात, लावनी तो आप ये भी बता सकते हैं। अब आते हैं शास्त्रीय लोक नृत्य पे। शास्त्रीय लोक नृत्य पारंपरिक और संरचित होते हैं, इन्हें विशिष्ट नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं खाली। शास्त्रीय नृत्य जो है प्राय थोड़ा कठिन होते हैं, इन्हें प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, मैंने बोला ना, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और अभ्यास की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय नृत्य अक्सर आध्यात्मिक और भावनात्मक होते हैं, इन्हें विशिष्ट राग और तालों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, ओडिशा कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का। तो यहाँ पे अब मैं आपको ना कुछ पिक्स दिखाऊंगी सो दैट यू कैन हैव द क्लियर इमेज ऑफ शास्त्रीय जो हमारे नृत्य होते हैं। सभी बहुत ही सुंदर होते हैं, आप ज़रा देखना यूट्यूब पे इनकी कुछ वीडियोस देखना, आपका जो है मन मोह लेंगी। इन दोनों प्रकार के नृत्यों में अपनी विशेषताएं और महत्व और ये भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। आज जो भारत जाना जाता है ना विश्व भर में, अपने इस कला के लिए पहचाना जाता है। अब देखो अगला प्रश्न है, प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी। तो ये वैसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट आप खाली इसको मैंने आपके जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस साक्षात्कार में और क्या क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे, तो ये भी आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। फॉर आइडिया यू कैन रीड फ्रॉम दैट साइड। अब देखिए, यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता या रिक्शा चालक, घरेलू सहायक या सहायिका का साक्षात्कार लेना हो
तो आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे। तो ये प्रश्न आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आप कैसे करते हैं, आपने काम शुरू कब किया, क्यों किया। अब देखो सृजन में देखते हैं कि आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे, तो वो लिखने के लिए कह रहा है। तो हम दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में भाई ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की कथक नृत्य कला की प्रस्तुति होने जा रही है, उसके विषय में बताएंगे। नृत्य के माध्यम से कौन सी कहानी प्रस्तुत की जाएगी, उसकी थीम के विषय में बताएंगे। नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकार और उसके सहयोग करने वाले सहयोगियों की जानकारी देंगे कि, और इसके अतिरिक्त हम ये बताएंगे कि किसी विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हुई है तो उससे संबंधित जानकारी उसको देंगे कि भाई किस तरह का हम ये इसमें हम किस चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। तो दैट्स वेरी सिंपल। विज्ञापन का एक फॉर्मेट होता है, याद रखना बच्चों, ये आपको 8 से लेकर 10 स्टैंडर्ड में भी मिलेगा, ये बोर्ड में भी आता है 5 मार्क्स का। ये विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट है। इसके अंदर आप हेडिंग डाल देते हैं ऊपर, और बीच में जो भी आपका विज्ञापन लेखन का जो टॉपिक होता है वो शॉर्ट में आपको यहाँ पर ऊपर लिखना होता है। और फिर जिस भी समय पे आप लिख रहे हैं यहाँ लिखेंगे, डेट इस साइड आएगी, कहाँ पर आपने विज्ञापन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो, और जो भी आपको बॉडी पार्ट बनाना है कि जो भी आपको उसके अंदर कि जैसे सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों को, ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और दो किसकी तरफ से वो दिया जा रहा है, ये चाहे तो कोई छात्र परिषद का सदस्य भी हो सकता है, कोई प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य भी हो सकता है, कोई अगर टीचर है तो यहाँ आप अध्यापक लिख सकते हैं, और फिर नीचे स्कूल का नाम आएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टिबाधित दर्शक है, दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकता है, जिसे विजन इशू है, और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे, तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यदि कार्यक्रम में कोई दृष्टिबाधित दर्शक है तो भाई हम उसी के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स करेंगे कि भाई विद्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भी नृत्य का आनंद ले सके। इसके लिए प्रशिक्षित स्वयं सेवक या टिप्पणीकार को नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी कि जो उसको बता सके, जो नए कार्यक्रम के दौरान मुंह जबानी रूप में नृत्य के प्रत्येक गतिविधि, भाव, भंगिमा, कि भाई वो इस तरह से ड्रेस पहना हुआ है, वेशभूषा, मंच सजावट की इस तरह से जो है स्टेज सजा हुआ है, और किस तरह की वो जो कथा की जानकारी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपने डांस के माध्यम से, ये दे सके। ये विवरण धीमी आवाज़ में या हेडफोन के माध्यम से दिया जा सकता है ताकि अन्य दर्शकों को असुविधा ना हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्हें भी सम्मानपूर्वक सांस्कृतिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट देखिए, आज की पहेली। आज की पहेली में आप उन तालों के नाम ढूंढिए। ये इस बेस पे आपको पहले इसको पढ़ लेना है, और उस बेस पे यहाँ पर इन्होंने ये एक तालिका से दी हुई है। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं हम पहले ही। आंसर्स में देखो यहाँ पे दिया हुआ है रूपक, लक्ष्मी, ठीक है, और ये सारा इधर आप देख रहे हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इट्स सो सिंपल। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और जल्दी से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, मुझे आपके लाइक्स बहुत ही कम मिलते हैं। प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इतनी मेहनत जब आपके लिए की जाती है तो एक लाइक तो बनता ही है। वैसे भी तो आप टीचर्स डे पे ही तो टीचर को सेलिब्रेट क्यों उसी दिन क्यों करें, हम रोज़ पे तो कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना आभार इस तरह से मुझे दिखा सकते हैं बाय पुटिंग योर लाइक एंड बाय शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।